हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। और ये 11वां चैप्टर है हमारा। इसके बाद 3 चैप्टर हैं, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो क्लास 12 फिजिक्स में अब जैसे कि आप सबको पता है यार कि पेपर सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव दोनों आएगा। तो हमें इनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो अभी करेंगे चैप्टर नंबर 11th। ओके। और जो ये चैप्टर है भाई साहब, ये एक छोटा सा चैप्टर है और इसके अंदर जो एमसीक्यू हैं वो बड़े सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ पब्लिकेशन के जो क्वेश्चन है वो रखे गए हैं। और प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी इसके करवा दिया, वन शॉट ऑलरेडी करवा रखा बेटा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि भाई साहब इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए सब मिलती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अभी बोर्ड एग्जाम है तो मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा ही रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले और फोड़ने वाले हैं। तो इसलिए फटाफट से सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। और जैसे मैंने बोला कि पहले मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। देखो यार, पार्टिकल को हाइट से फेंका गया है, ऊपर से फेंका जा रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले, एक मिनट, हाँ, तो इन्होंने बोला क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने को बोला है। तो मतलब वो आप लोगों को बोला है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी निकालो, क्या वैल्यू आएगी। तो हमें पता है कि यार जो पी होता है वो मास इंटू आप वेलोसिटी कर सकते हैं, ठीक है, निकाल दिया। तो ऐसे ही हम वेलोसिटी निकालने क्यों ना। हाँ, अगर हाइट से किसी चीज़ को फेंका जा रहा तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2AH, ठीक है। यहाँ पे मैं जी लगा दूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आएगा, ठीक है। तो यू कितना होगा, 0, क्योंकि पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट से, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ से वी स्केयर आ गया कितना, 2GH, मतलब वी की वैल्यू आ गई कितनी, अंडर रूट में 2GH आ गई है। तो यार लैम्डा देखो क्या होगा, H अपॉन में M इंटू वी की वैल्यू है अंडर रूट 2GH। तो उसने पूछा क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब लैम्डा और फंक्शन ऑफ, मतलब लैम्डा और एच में क्या रिलेशन रहने वाला, ये तुमसे पूछ रहा है। तो दिख रहा है यार एच नीचे है और वो अंडर रूट में है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, एच माइनस 1/2, क्योंकि रूट ऊपर आ रहा है। जैसे कि एच 1/2 है नीचे, ऊपर लेके जाऊँगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें से ऑप्शन आप लोगों का कौन सा होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो ये क्या, इसको डी बोलना चाहिए ना भाई, ये डी बोलना चाहिए, बी बोल रखा है इसको भी। तो आंसर ये होने वाला है, ठीक है। कई बार ऑप्शन की मिस प्रिंटिंग हो सकती है भाई साहब, कई बार ऑप्शन की मिस प्रिंटिंग हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ें पहले देख लेनी है कि हाँ यार ये आंसर हो रहा होगा, ठीक है। तो समझ आया, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन नीडेड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विच इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस विद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली। मतलब तुमसे ये बोल रहा है कि आप लोगों को वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। और एक फोटोन नीड होगा टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि बाउंड है न्यूक्लियस के साथ कितनी एनर्जी के साथ, इतनी एनर्जी के साथ। मतलब आप ई की वैल्यू लिख सकते हो कितनी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीन्स ई की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 इंटू 10⁻⁶ प्लस का 6, क्योंकि मेगा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यार ई का फॉर्मूला हमें पता है कितना होगा, एच फ्रीक्वेंसी होगा। तो एच फ्रीक्वेंसी सी बाय में लैम्डा, यहाँ पे होगा ई। तो हमें लैम्डा ही निकालना है, तो ये होगा एच सी बाय में ई, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे फोटोन बोला ना, फोटोन की वेवलेंथ बोला, तो उसकी एनर्जी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो तो अभी देखो लैम्डा अगर निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, अब इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻⁴। अच्छा इसको डायरेक्ट कर लो, आप इसको डायरेक्ट कर लो। क्या डायरेक्ट कर ले सर, देखो हाँ, अगर तुमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो एच सी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को रख सकते हैं भाई, ठीक है। चलो रख दो फिर। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एनर्जी ऑटोमेटिकली किस में दे रखी है, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ठीक है। समझ आया, नैनोमीटर भी लगा दो यहाँ पे, नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों वो तो कट ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 1240,
और मैं इसको ऊपर ले आऊँ और इसको ऐसे लिख दूँ, देखो 1240 की जगह मैं 124 लिख के और यहाँ पे 10⁻⁴ क्या लिख देता हूँ, 10⁻⁵ लिख देता हूँ माइनस का। ठीक है, चलेगा ये भी। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर दूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻⁻³ कर दूँ और नैनोमीटर कर दूँ। यार क्या ही दिक्कत है। तो आंसर कौन सा होगा, -3 वाला। देखो ना यार, किसी को अगर दिक्कत है, ये जो 124 है और ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये 2 जीरो इसके साथ जुड़ रही है तो -3 बन जाएगा ना, और ये इसको 1.24 बना रहा है, तो क्या ही दिक्कत है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आंसर कौन सा बनेगा, पहला नहीं बनेगा, दूसरा 1.24 है, मतलब इन्होंने पूरा नहीं लिखा हो तो मैंने लिख दिया 1.24। तो ये आने वाला आंसर हमारे पास बी आने वाला है भाई साहब। कितना आने वाला है, बी आंसर हमारे पास आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। पहले 2 क्वेश्चन हम उड़ा चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कंसीडर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस केप्ट इन एवैक्यूएटेड चैम्बर। देन मतलब एक मेटल सरफेस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं। तो अब तुम्हें पूछ रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है। वो पूछ रहा है नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड एज ओनली फोटोन कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स। भाई ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब फोटोन आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड बट ऑल विद एन एनर्जी E0। सबकी एनर्जी E0 हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन को, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, मान लो ये मेटल सरफेस है, ठीक है, मान लो ये एक मेटल सरफेस है इधर। अब इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे फॉल होगा तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे अपनी, और वो कोलाइड होके बाहर आ जाएंगे। तो एमिशन तो होगा, इतना तो पता है। ठीक है, तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि हाँ यार, सिर्फ और सिर्फ फोटोन से नहीं, इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। सेकेंडरी एमिशन तुमने पढ़ा होगा, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना, क्या सबकी एनर्जी E0 रहेगी? भाई सबकी एनर्जी सेम थोड़ा हो सकती है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड विद एनी एनर्जी विद ए मैक्सिमम ऑफ E0 माइनस दिस। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईच इलेक्ट्रॉन विद एन एनर्जी है कितना, E0 के। अब यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन एमिटेड विद एन एनर्जी विद ए मैक्सिमम ऑफ E0। मतलब यार सिंपल सी बात है, अब तुमने इलेक्ट्रॉन्स को फेंका है, क्या करा है तुमने, इलेक्ट्रॉन्स को फेंका किसी मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, एक मेटल सरफेस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, एमिशन होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं किसको, मेटल्स को, फिर बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है, इतनी चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये बोलना है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड विद एनी एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो सकती है ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऊपर की तरफ ही होंगे, उनको जस्ट थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होगी। सभी के ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता ना भाई, सभी के ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड विद एनी एनर्जी विद ए मैक्सिमम ऑफ दिस, मतलब कुछ भी एनर्जी हो सकती है बट मैक्सिमम इतनी रहने वाली है। तो आंसर कितना हुआ, डी हो गया है। आंसर कितना हुआ, डी हो गया है भाई साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, सबके पास सेम एनर्जी है और उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आप लोगों को कंपेयर करनी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें जो ऑप्शन है ना वो गलत है। ठीक है, मतलब मिसमैच हो सकते हैं। मैंने इससे पहले एक चैप्टर कराया तुम्हें वेव ऑप्टिक्स का, तो उसमें एक क्वेश्चन था, इवन रे ऑप्टिक्स भी कराया था, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि ऑप्शन थे ही नहीं वैसे। तो ऐसा कुछ हो सकता है NCERT एग्जाम्पलर में। ठीक है, क्योंकि यार मिस प्रिंटिंग है, NCERT के जो एग्जाम्पलर है ना उसके अंदर बुक में मिस प्रिंटिंग है। तो आंसर को हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, जो कि होगा H/में P को हम लिख सकते हैं √2m, और K कौन है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है। K कौन है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, और सबकी इन्होंने सेम बोल दी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं यार, देखो यार हम सिंपल सी एक बात लिखें यहाँ पे कि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली बोल सकते हो आप m के साथ, कुछ ऐसा है ना, बोल सकते हो ना, क्योंकि K सेम है, H एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है, तो बचा कौन, सिर्फ 1/√m बच गया। ओके, अब अगर हम सबसे पहले इनके मास के रिलेशन लिख दें, देखो कौन कौन से पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है यार वो ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, और जो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, उसका मास जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होने वाला है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही रिलेशन हम इनकी वेवलेंथ के बीच में बना सकते हैं, बट रिवर्स बना सकते हैं। ठीक है, जिसका सबसे मास ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम, फिर प्रोटॉन
इसकी आ गई वेवलेंथ, और इन दोनों की तो बराबर ही है भाई साहब, ठीक है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई जो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा हो, ठीक है। कोई ऑप्शन लग रहा है तुम्हें यहाँ पे ऐसा? देखो इन्होंने बोला कि लैम्डा पी और लैम्डा एन बराबर है, ठीक है, लैम्डा पी और लैम्डा एन बराबर है, उससे ज़्यादा किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन की उससे ज़्यादा है, और उसके बाद कौन है? इलेक्ट्रॉन की उससे ज़्यादा है, और उसके बाद लैम्डा अल्फा इज़ वेरी कम है। हाँ लैम्डा अल्फा इज़ वेरी कम। हाँ यार इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो ठीक है। तो लैम्डा पी यहाँ पे बराबर है किसके? लैम्डा एन के, है ना। नहीं बट यहाँ पे तो ऑप्शन गलत ही है ना, ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें बोल दिया कि इनकी ज़्यादा है, इनकी तो ज़्यादा नहीं है ना। तो बी में भी देख लो, बी में भी कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे कम दिखा रखी है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सबसे कम दिखा रखी है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो है भाई साहब वो फिट नहीं बैठ रहा। हमें सिर्फ ये याद रखना है ये कि ये ऑप्शन होगा, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। जो नई बुक्स हैं शायद उनमें हो सकता है, मेरे पास जो बुक थी भाई उसके अकॉर्डिंग इनके ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो आंसर ये होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन एक्चुअल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप, ओके, एंड इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होने वाली है? क्या सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, क्या इंक्रीज होगी टाइम के साथ, या डिक्रीज होगी, या इंक्रीज एंड डिक्रीज पीरियोडिकली, एक पीरियड के बाद इंक्रीज डिक्रीज हो रही होगी? देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी इनिशियल वेलोसिटी v के साथ अगर वो मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। हाँ एक फोर्स लगती है जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? जिसकी वैल्यू होने वाली है क्यू वी क्रॉस बी होने वाली है। कितनी होने वाली है? वी क्रॉस बी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम माइनस ऑफ ई लिखेंगे, वी की वैल्यू इज़ वी नॉट आई कैप क्रॉस बी नॉट जे कैप, ठीक है, क्रॉस बी नॉट जे कैप। अब यहाँ से देखो यार, v क्रॉस b करते हैं तो एक फोर्स लगती है, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी? देखो i और j है तो यहाँ पे माइनस ऑफ k में ये लग रही है, ठीक है। बट हमें बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी क्या होगा? मास अपॉन में वेलोसिटी। अगर मैं इस v का मैग्नीट्यूड देखूँ, अगर मैं इस v का मैग्नीट्यूड देखूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो लिखा जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड देखूँ वो तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब यार डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या रहेगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सेम रहने वाली है, क्या ही दिक्कत है? डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सेम रहने वाली है, दिक्कत नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा आप लोगों के पास? ए आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला बेटा जी? ए आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, ठीक है, वेलोसिटी v है, कितनी वैल्यू दे रखी है? वी नॉट आई कैप दे रखा है, ओके, इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू दे रखी है ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई कैप दे रखा है, ओके, मतलब दोनों ही आई कैप है, ओके। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय, एक इलेक्ट्रॉन है और एक आप लोगों के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आएगा यार, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी, ठीक है, वो कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस लिखा हमने, ठीक है, माइनस ई, आगे कितनी वैल्यू है? ई नॉट आई कैप, आगे इसकी वैल्यू एफ वेक्टर आ गया। मतलब यहाँ से फोर्स आप लोगों को पता लगेगी कहाँ लग रही है, माइनस आई है तो माइनस एक्स एक्सिस में आप बोल सकते हो लग रही है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि वेवलेंथ क्या होगी, तो वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी होगा, एच अपॉन में एम वी होगा। तो वी कैसे निकालें? चलो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी किसी टाइम टी के ऊपर? तो मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी ना, तो आफ्टर टाइम टी हमें वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, आफ्टर टाइम टी भी तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले वो वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल सा रिलेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल दे रखा है कितना? वी नॉट आई कैप दे रखा है, ठीक है, प्लस में ए भी नहीं पता है हमें यार कितना होगा, तो ए भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम, ठीक। तो देखो फोर्स तो हो गई कितनी? फोर्स हो गई है यार माइनस ई नॉट आई कैप हो गई है। अब फोर्स लग रही है तो मतलब एक्सेलरेशन होगा, तो एम ऐसे कर दूँ मैं, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास? ये आएगी माइनस ई नॉट आई कैप, ठीक है, और नीचे आ जाएगा एम।
आप लोगों के पास। इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमने एक गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ कर दिया वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो कहने का मतलब ये माइनस ऑफ ई, और माइनस मतलब ये प्लस होगा। यहाँ पे ये जो होगा ना ये प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज नेगेटिव, और वो तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स को फील करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो पॉजिटिव आप लोग करोगे, ठीक है। अब कर लो। तो v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्लस में ए की वैल्यू है ई नॉट आई कैप, यहाँ पे है m और यहाँ पे है t, ठीक है। इतना समझ में आया? तो बस इस वैल्यू को वहाँ पे रख दो, बट उससे पहले इसको सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन क्या है? आई कैप को बाहर कर लो, यहाँ पे हो गया वी नॉट प्लस में कितना होगा ई नॉट अपॉन एम, और यहाँ पे हो गया टी दिस। ये हो गया एक रिलेशन आ गया है। चलो यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं एक बार, अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो सुनो अभी ध्यान से भाई, सभी बच्चे यहाँ से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, इसको कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। चलो अभी v की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? v की। हमें किस में पुट करनी है भाई? हमें पुट करनी है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के अंदर पुट करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के अंदर हमें पुट करनी है, तो कर देते हैं यार। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी की वैल्यू इज ये रही वी नॉट प्लस ई नॉट, सॉरी वी नॉट प्लस ई कैपिटल ई नॉट टी बाय एम। इतना समझ में आया या नहीं आया? बाहर हमने आई कैप लिख दिया है, बाहर हमने आई कैप लिख दिया है, देखो इतना समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, अब ध्यान से देखना सभी बच्चे। क्या मैं यहाँ से वी नॉट कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से वी नॉट कॉमन ले सकता हूँ? ले सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी नॉट मैंने कॉमन ले लिया, नीचे कौन रह गया? वन प्लस ई नॉट एम वी नॉट टी रह गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रह गया। तो ये लैम्डा एम वी नॉट कौन है भाई? देखो वी नॉट में क्या आ रहा है? वेलोसिटी इनिशियल, तो इसका मतलब ये लैम्डा इनिशियल वाला आ गया। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, नीचे आ गया वन प्लस ई कैपिटल ई नॉट, यहाँ पे टी है और यहाँ पे एम वी नॉट है। क्लियर है इतना? येस और नो मिला लो एक बार, यही होगा। तो लैम्डा नॉट वन प्लस ई कैपिटल ई नॉट, नीचे एम है, फिर टी वी नॉट है, ठीक है। तो भाई आंसर कौन सा होने वाला है? आंसर हमारे पास होने वाला है ए। क्लियर है? फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर यही आंसर होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, ठीक है। चले आगे, ओके। मैग्नीट्यूड तो लेंगे उसके अंदर मैग्नीट्यूड लेंगे ना भाई, तो मैग्नीट्यूड ही हमने पुट किया है। आई की वैल्यू पुट करने की जरूरत क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना, तो मैग्नीट्यूड ले दिया है, ठीक है। चलो तो हमारे पास आंसर कितना है? ए आंसर आने वाला है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई कैप, ठीक है। यहाँ पे वी नॉट आई, सॉरी आई नॉट तो बाद में लिखना है, पहले हम v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप लिखेंगे, और ये भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है ई नॉट जे कैप, ओके। और लैम्डा नोट तुम्हें दिया हुआ है एच अपॉन में एम वी नॉट, लैम्डा नोट तुम्हें दिया हुआ है एच अपॉन में एम वी नॉट। वो तो कॉमन सी बात है, अगर इनिशियल वेलोसिटी आ रही है लैम्डा अपॉन एच, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी मतलब एम वी नॉट, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वो वेवलेंथ भी इनिशियल है, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड है। इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय। अब तुम्हें टाइम टी पे जो है ये वेवलेंथ निकालनी है। टाइम टी पे क्या निकालनी है आप लोगों को? वेवलेंथ निकालनी है। तो निकाल देते हैं इसको भी। कैसे करेंगे? वही कि भाई यहाँ पे फोर्स लग रही है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, साथ में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट जे कैप दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आया फोर्स कितना? यहाँ पे फोर्स आ गई माइनस ई नॉट जे कैप आ गई है आप लोगों के पास। वहाँ पे प्लस का ई था, ठीक है, प्लस का ई नहीं था, वहाँ माइनस का ई था और माइनस का ही इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों प्लस हो रहे थे, बट यहाँ पे फोर्स नेगेटिव दिखा रहे हैं। ओके समझ आ गया इतना तो सर, ये कि नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी इनिशियली जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर है। इनिशियली कहाँ पे है? वो एक्स एक्सिस के अंदर है, ये एक्स एक्सिस में है। और फोर्स कहाँ लग रही है? फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, क्योंकि अगर ये जे कैप होगा तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, क्योंकि वो क्या है भाई साहब? माइनस जे में आंसर आ रहा है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट। तो एक्सेलरेशन होगा क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन कर लेते हैं पहले, इसको हटाओ पहले। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट
जे कैप हुआ, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये हो गया माइनस ऑफ ई नॉट जे कैप, और यहाँ पे आ गया एम की वैल्यू। तो यहाँ से हमें एक पता लगी क्या चीज़, कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना वो माइनस जे में हो रहा है। एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो माइनस जे में हो रहा है, मतलब पार्टिकल जाना चाहता था कहाँ, एक्स एक्सिस में, क्योंकि देखो वी दे रखा है आई कैप के साथ, ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस में जाना चाहता है, बट वो एक्सेलरेट नीचे हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें दो कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे। देखो यार, कोई चीज़ आपने ऐसे फेंकी ऊपर की तरफ, तो आपने वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी है, लेकिन वो नीचे भी चली गई, ऊपर जाके नीचे भी गई है, तो अब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कंपोनेंट लेते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, सुनना भी ध्यान से। तो इसका मतलब तो ये है कि जो ये v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप है, ये तो साफ पता लग रहा है किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, कहाँ पे है, अलोंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये भी पता लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अब तुम्हें बोल रहा वो डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय। अच्छा, तो क्या वेलोसिटी, ये तो एक्स एक्सिस की थी, क्या वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी, कुछ भी बताओ, क्या वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी, यस और नो। तो देख लेते हैं कितनी होगी। तो देखो इनिशियल, इसको ऐसे लिखो कि इनिशियली कितनी होने वाली है भाई, इनिशियली वाई एक्सिस में वेलोसिटी हमने यू वाई लिख दी, साथ में हमने लिख दिया एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में, और साथ में हमने लिख दिया टाइम जितना वो बोल रहा है, ठीक है। तो इनिशियली वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी है ही नहीं है ना भाई, ठीक है, तो वी वाई की वैल्यू ये आ गई, और ए वाई कितना है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है कौन सी एक्सिस में हो रहा है, वाई एक्सिस में ही तो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ ई नॉट जे कैप, और यहाँ पे हो गया नीचे एम। इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया, फटाफट से एक बार बता दो यार, समझ में आ गया। तो वी वाई की वैल्यू आ गई कितनी है, वी वाई की वैल्यू है ई नॉट जे कैप, इसको दोबारा लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, मतलब इसको आगे लिख लेते हैं। और देखो यार, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाए कि चलो यार मुश्किल है, बच्चों को मुश्किल लगेगा, बट पेपर में आ सकता है यार, है ना, पेपर में आ सकता है, तो मैंने ये लिख दिया। चलो, इसका मतलब वी वाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, वी वाई की वैल्यू हो चुकी है माइनस ऑफ ई नॉट बाय एम, और यहाँ पे जे कैप है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक वेलोसिटी तुम्हें पता है कि वी एक्स एक्सिस में है, जो कि कितनी है, वी नॉट आई कैप है, शुरू से ही दे रखी है, वो तो शुरू से ही दे रखी है, आई कैप पता लग रहा है ना, एक्स एक्सिस बता रहा है हमें, आई कैप यही बता रहा है कि एक्स एक्सिस में है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि एक वेलोसिटी मेरी एक्स एक्सिस में है और एक वेलोसिटी मेरी वाई एक्सिस में है, तो रिजल्टेंट मैं निकाल सकता हूँ, यस और नो। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई का स्क्र, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को यूज़ करेंगे लैम्डा के अंदर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्र कितना होगा, वी नॉट का स्क्र, प्लस में यहाँ पे कितना होगा, ई स्क्र एप्स कैपिटल ई नॉट का स्क्र, यहाँ पे हो गया m का स्क्र, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन में p, p इज एम वी, तो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, m की वैल्यू कितनी होगी, वी नोट का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई नोट का स्क्वायर नीचे एम स्क्वायर होगा। हाँ जी, इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी, तो एक बार फटाफट से बता दो यार। फिर वही तरीका है कि भाई यहाँ से अगर हम किस चीज़ को कॉमन ले, वी नोट को कॉमन ले, तो क्या बनने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा बन सकता है आप लोगों के पास, अच्छा अंडर रूट भी तो है, अंडर रूट भी तो इस वेलोसिटी के ऊपर, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट ऐसे, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट ऐसे, ऐसे है, अंडर रूट है क्योंकि अंडर रूट था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। अब यहाँ वी नॉट देखो, अगर मैं यहाँ से वी नॉट को बाहर लेके आऊँ ना बाहर, तो वो अंडर रूट से आ रहा है तो खाली वी नॉट ही आएगा, ठीक है। अंदर कौन बचेगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पे वन, प्लस यहाँ पे बचेगा ई स्क्र, ई नॉट का स्क्र, और यहाँ पे आएगा वी नॉट का स्क्र, और यहाँ पे एम का स्क्र आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आया। और एच अपॉन एम नोट क्या होता है, स्टार्टिंग वाली वेवलेंथ होती है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा नॉट अपॉन में हो गया यहाँ पे कितना, वन प्लस ई स्क्र कैपिटल ई नोट का स्क्र, नीचे हो गया वी नोट का स्क्र एम स्क्र। बस ये फॉर्मूला आप लोगों के पास आना चाहिए, तो आप लोग देख लो कि कौन सा है, लैम्डा अपॉन में है, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन में तो यही फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, तो अंडर रूट लिखा हमने, वन प्लस में ई स्क्र, ई नोट का स्क्र, साथ में टी स्क्र, अच्छा टी भी चल रहा है भाई, हमने टी नहीं लिखा क्या, हाँ यहाँ पे टी आएगा ना, यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, और यहाँ पे भी टी का स्क्र आएगा, यहाँ पे भी टी का स्क्र आने वाला है। तो ये बना आप लोगों के पास कितना, लैम्डा नोट, ठीक है। नीचे बना अंडर रूट में कौन,
अंडर रूट में बना है ना, अंडर रूट में नीचे वाला, तो ये होगा आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो कोई चीज़ अगर रह जाती है लिखते हुए तो समझ जाया करो, मतलब मुझे पता है कि कितनी देर में तो बच्चे कमेंट कर देंगे, अरे सर पीछे आपने टी छोड़ दिया, अरे सर टी छोड़ दिया आपने। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट अपॉन में अंडर रूट है, अंडर रूट है 1 प्लस में ई स्क्र ई नोट स्क्र टी स्क्र, ई स्क्र ई नोट स्क्र, और यहाँ पे अरे टी फिर से नहीं लगाया, टी स्क्र, और ये नीचे कौन है, एम स्क्र वी नोट स्क्र। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से आप लोगों को लिखना था। ये थे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे पास आ गए हैं किसी एक पब्लिशर के क्वेश्चन। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हुज वेवलेंथ इज दिस। अरे यार, फोटोन की एनर्जी कितना सिंपल है, ई इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। एच फ्रीक्वेंसी मतलब सी बाय में लैम्डा, आप लोग बोल सकते हो ना भाई, सी बाय में लैम्डा होगा। तो यहाँ पे देखो एच की वैल्यू इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई साहब, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की दे रखी है 684 इंटू 10⁻⁻9 दे रखी है, मीटर भी दे रखी है। ठीक है, नैनो को 10⁻9 हमने लिख दिया। अब ये जो आंसर हमारे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो अभी सारे का सारा आंसर हमारा जूल में है, तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो इसका मतलब मैं नीचे यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आएगा। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आने वाला है। तो बस इसके बाद तो सॉल्यूशन है, इसके बाद तो सॉल्यूशन है यार, मैथ्स है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, और मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो 1.81 आने वाला है। कितना आने वाला बेटा, 1.81 आने वाला है। क्यों मैंने डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि यार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये होती है। अगर मुझे जूल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल करने वाला हूँ। तो नीचे जूल आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आगे की तरफ, तो पूरे का पूरा आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यूजिंग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, देन स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप क्या होगा यार, वो तो लगभग सेम ही रहेगा, देख लेते हैं एक बार। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं एच फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन इज दिस, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय में लैम्डा होता है, या इसको ऐसे ही रहने दो, अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो। हम एनर्जी की बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होता है, अगर हम बात करें ये एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोट होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे आने वाला है। इतना तो बोल ही सकते हो। तो यहाँ से अगर वो देखे स्लोप की अगर बात करने लग जाए, तो स्लोप क्या चीज़ है यार, वो एक प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा। तो सिंपल से बोलेंगे कि देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। अरे इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। इज द सेम फॉर ऑल मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ये सही हो सकता है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल यूज्ड एंड द डिपेंड बोथ ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एंड, अरे भाई इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, नेचर पे भी नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो अगर मैं इसको पूरा ओपन करके लिख दूँ, इसको मैं पूरा अगर ओपन करके लिख दूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी बाय में लैम्डा माइनस एच सी बाय में लैम्डा नोट होगा, मतलब एच सी यहाँ पे हो गया 1 बाय लैम्डा माइनस लैम्डा नोट हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। और अगर मैं सीधा ही यहाँ से एक चीज़ देख लूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई वी नोट होता है, तो एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एच बाय में ई फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नोट होने वाला है। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोट, हाँ ये होने वाला है। ठीक है, एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नोट, और यहाँ पे भी ई लिख सकते हो, आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ दो। बट मैंने तुम्हें बता दिया है कि भाई क्या होगा, सिंपल सी बात है यार। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन देखें, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ कि यार स्लोप आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्लोप अगर बात करें वो सेम ही रहने वाला है, सेम फॉर ऑल मेटल्स, एंड इंडिपेंडेंट होता है किसके, इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी पे थोड़ा डिपेंड करेगा यार। ठीक है, चलो तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे ये क्या होगा, बी आंसर होने वाला है। कितना आंसर होने वाला भाई साहब, बी आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया है।
एक मिनट। नेक्स्ट, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन एल्यूमिनियम प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन, कुछ भी इन्होंने शायद ये नोट लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के आर इजेक्टेड। ओके, मतलब ये कुछ ना कुछ एक वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऐसे मान लेते हैं हम कि एक एनर्जी हम दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी एच फ्रीक्वेंसी, और एक वर्क फंक्शन यूज़ हो रहा है उसमें से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती है किसकी, मतलब जो इजेक्ट होती है वो के होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, के अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे लिख दो कि ये हो गया के इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन नॉट। ठीक है, वर्क फंक्शन लिख दो या डब्ल्यू नॉट लिख दो या डब्ल्यू लिख दो, वो आपकी मर्जी है, सिर्फ याद होना चाहिए वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, चलो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड, अच्छा मतलब ये 2h फ्रीक्वेंसी कर दूँ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को डबल कर दें तो वर्क फंक्शन तो यार अभी भी उतने का उतना ही रहेगा, वर्क फंक्शन तो अभी भी उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी, तो आप लोगों के सामने है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। भाई इतनी में से देखो क्या हो रहा है, टोटल आपने एनर्जी दी एच फ्रीक्वेंसी, उसमें से इतना तो निकल के जा ही रहा है, इतना तो निकल के जा ही रहा है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा कर दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगी 2, और यहाँ से निकाल लो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वर्क फंक्शन जो है वो होगा एच फ्रीक्वेंसी माइनस के, आ गया पुराने वाले आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2h फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ के, तो ये बनेगा 2h फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी प्लस के, ये हो गया के डैश, मतलब के डैश कितना हुआ एच फ्रीक्वेंसी प्लस के हो गया है, एच फ्रीक्वेंसी प्लस के हो गया, तो ये हो गया, ये आंसर आने वाला है। ठीक है बेटा, जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया है, क्या ही दिक्कत है, जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। हाँ, एच फ्रीक्वेंसी और के ही आने वाला है। चलो नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहर निकल रहे होंगे वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे, तो इसका मतलब करंट इंक्रीज होगा, फोटो करंट इंक्रीजेज। ठीक है, चलो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल्स इफ द इंसिडेंट लाइट हैज़ ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एमिशन होगा। समझ आया, क्योंकि उसके नीचे एमिशन नहीं हो सकता, उससे ऊपर ही एमिशन होगा, या उसके ऊपर उतनी वैल्यू के ऊपर एमिशन होगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यार सिंपल सी बात है। चलो ओके, ख़त्म। तो ये थे बेटा आप लोगों के आज के एमसीक्यू इस चैप्टर के, जो कि हमारा था ड्यूल नेचर, और बहुत जल्द इसके बाद आ रहे हैं किसके, एटम्स के। उसमें भी पहले एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, फिर बाकी पब्लिशर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और किस तरीके की वीडियो चाहते हो वो भी मुझे जरूर बताना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।